आज के टॉपिक में हम जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, ये लुसेंट का ये पहला चैप्टर है जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इकोनॉमिक्स के दो शब्द हैं और दो शब्द कौन कौन है आइए हम जानते हैं। पहला शब्द आता है अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और दूसरा आता है अर्थव्यवस्था, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों का अंतर समझिए। अर्थशास्त्र जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ या हानि हो, इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लाभ या हानि हो, मानव द्वारा गतिविधियों द्वारा लाभ या हानि का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो अर्थशास्त्र में। और जो होता है इकोनॉमी, जिसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, ऐसा शब्द जिसके आगे किसी देश या क्षेत्र का नाम जोड़ा जाए उसे कहते हैं इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। तो दोनों समझ में आ गया होगा आपको। तो हम पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसके लेखक की बात बोलेंगे तो इसके लेखक जो है इसके लेखक में प्राचीन काल में, सबसे प्राचीन काल में इसके लेखक किसे माने जाते हैं, तो माने जाते हैं चाणक्य को। और चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये पीएम का काम करते थे, मतलब पीएम के पद इसको दिया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। तो प्राचीन काल में अर्थशास्त्र के जनक जो बोले जाते हैं वो चाणक्य को बोले जाते हैं। चाणक्य का अन्य नाम भी है, वो क्या क्या है, तो कौटिल्य भी इसी को बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी इसी को बोला जाता है। लेकिन चाणक्य जो अर्थशास्त्र दिया था ना, ये इसका जो अर्थशास्त्र था, इसका अर्थशास्त्र राजनीतिक पे आधारित था। ठीक है, राजनीतिक के आधार पे इसका अर्थशास्त्र था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, इसकी पुस्तक क्या थी, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को बोला जाता है प्राचीन काल में। ठीक है, और इसके जो पुस्तक थी ये, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं आधारित थी। किसकी पुस्तक, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक जो थी वो राजनीतिक पे आधारित थी। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक बोलेंगे तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को बोले जाते हैं। और एडम स्मिथ जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के ये व्यक्ति होते हैं, इसी ने जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का खोज किया था, जनक इसी को बोले जाते हैं। ओके, यहाँ हम यूके लिखे हैं, यूके का मतलब ब्रिटेन होता है, लंदन होता है, इसमें फंसिएगा नहीं। ओके, और एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जो फेमस है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पुस्तक का क्या नाम है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ द्वारा जो ये पुस्तक है ये लिखा गया था कब, तो 1776 में जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। ओके, अर्थशास्त्र का नामांकन कौन किया था, नाम कौन दिया था, तो वह दिया था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो है अर्थशास्त्र का नामांकन किया था। और अल्फ्रेड मार्शल किस देश के थे, तो ये भी यूके के ही थे। यूके मतलब ब्रिटेन के ही थे। कौन, तो अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ दोनों थे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं और नामांकन कौन किया था, तो अल्फ्रेड मार्शल किए थे। ओके, देन आगे अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ये किस वैज्ञानिक ने बोला था, तो ये बोला था वही एडम स्मिथ ने ही बोला था। अर्थशास्त्र क्या है, तो धन का विज्ञान है। किसने बोला, तो एडम स्मिथ ही बोला था। आगे बोला है अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। एक और वैज्ञानिक आए, वो क्या बोले कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। वो कौन बोला था, तो अल्फ्रेड मार्शल बोले थे। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल बोले थे कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है और एडम स्मिथ बोले थे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ओके, तो आपको दोनों याद रखना है। आगे है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वह दिया गया था रगनर फिश को। किसे दिया गया था, रगनर फिश को दिया गया था। एक्चुअली नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्र में। कितना क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है जाते हैं। तो उसमें जो है लास्ट में जो जोड़ा गया था शब्द, ये अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। और अर्थशास्त्र जिस दिन जोड़ा गया ना, अर्थशास्त्र जिस दिन जोड़ा गया
उसी दिन जो है रैगनर फ्रीज को नोबेल पुरस्कार इसको दे दिया गया था। ठीक है, और अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 1969 में, और 1969 में ही रैगनर फ्रीज को इसके योगदान के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और रैगनर फ्रीज को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ये चीज़ याद रखिएगा। कब मिला था? तो 1969 में मिला था। क्यों मिला था? तो अर्थशास्त्र में ये जो है ना 2 शब्द जोड़े थे। क्या दिए थे? 2 नाम दिए थे। कौन कौन नाम दिए थे? तो एक दिए थे मैक्रो, माइक्रो। एक कौन दिए थे? एक दिए थे माइक्रो, एक दिए थे मैक्रो। ओके, 2 शब्द दिए थे, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो। ओके, माइक्रो और मैक्रो शब्द दिए थे। कौन दिए थे? तो रैगनर फ्रीज दिए थे। इसीलिए इसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। माइक्रो का अर्थ होता है व्यष्टि और मैक्रो का अर्थ होता है समष्टि। ठीक है, ये 2 शब्द जब दिए ना रैगनर फ्रीज, तो इसी के क्षेत्र में जो है इसको नोबेल पुरस्कार इसके योगदान के लिए इसको दे दिया। कब दिया? तो 1969 में दिया था। और अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में शामिल किया गया था 1969 में ही, और 1969 में ही इसको दे दिया। आगे एगो वैज्ञानिक है, आय रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, आय रोजगार का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था जॉन कर्नाड किन्स ने। जॉन कर्नाड किन्स ने क्या दिया था? तो आय रोजगार सिद्धांत दिया था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानेंगे प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक के बारे में जो अर्थशास्त्र से रिलेटिव है वो हम जानेंगे। ठीक है, जिसमें पहला नाम आता है आपका वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, जनक कौन है? तो उसे बोले जाते हैं एडम स्मिथ को बोले जाते हैं, और इसकी पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन है। ओके, और ये लिखा कब था? 1776 में यह लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन। आगे है दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो वह है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स कब लिखा था यह पुस्तक? तो 1869 में यह पुस्तक लिखा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल है। और अल्फ्रेड मार्शल कब लिखे थे? तो यह लिखे थे 1869 में। कब लिखे थे? 1869 में जो है अल्फ्रेड मार्शल, मतलब अल्फ्रेड मार्शल कब लिखे थे? 1890 में। ओके, कब? 1890 में जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक अल्फ्रेड मार्शल को बोले जाते हैं। और ये लिखे कब थे? तो वो 1890 में लिखे थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे जो पुस्तक है वह है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा जो पुस्तक है ये किसका है? तो ये गुरनाल मिंडल के हैं। किसका है? तो गुरनाल मिंडल के हैं एशियन ड्रामा। और ये एशियन ड्रामा लिखा कब था? तो 1968 में एशियन ड्रामा लिखा था। कब लिखा था? तो 1968 में लिखा था। ओके, आगे एक पुस्तक है पुअर इकोनॉमिक्स। पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक और जनक किसे बोले जाते हैं? तो अभिजीत बनर्जी को बोले जाते हैं। किसे बोले जाते हैं? अभिजीत बनर्जी को बोले जाते हैं पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक। ओके, और ये लिखा कब था? तो वो लिखा था 2011 में, अभिजीत बनर्जी। ओके, आगे है मैन एंड इकोनॉमिक्स। मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट मुडेल। रॉबर्ट मुडेल को मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। और ये लिखा कब था? तो 1968 में यह पुस्तक लिखा था। तो आप लोग जो है नोट्स बनाते चलिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम जो है लुसेंट को कवर कराने का प्रयास करेंगे। पहले हम इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे तो हम हिस्ट्री कंप्लीट कर दिए हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स को ख़त्म करके हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ओके, अब समझते हैं तो क्या है मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट मुडेल है। और ये लिखे कब थे? तो 1968 में लिखे थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 2 शब्द दिए थे। कौन? तो रैगनर फ्रीज। कौन दिए थे? 2 शब्द दिए थे रैगनर फ्रीज। एक दिया था माइक्रो, एक दिया था मैक्रो। माइक्रो का अर्थ होता है व्यष्टि। ठीक है, मैक्रो का अर्थ क्या होता है? व्यष्टि होता है। ओके, और व्यष्टि को बोलते क्या है? तो कीमत सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कीमत सिद्धांत। व्यष्टि क्या बोलते हैं? कीमत सिद्धांत। और कीमत सिद्धांत के जनक किसे बोले जाते हैं? वह बोले जाते हैं एडम स्मिथ को। किसे बोले जाते हैं? एडम स्मिथ को बोले जाते हैं। ओके, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। रैगनर फ्रीज ने 2 शब्द दिया था ना, एक दिया था माइक्रो, एक दिया था मैक्रो। एक दिया था माइक्रो, एक दिया था मैक्रो। ओके, माइक्रो का अर्थ होता है, माइक्रो का मतलब होता है हिंदी में व्यष्टि। और इसका अर्थ क्या होता है? इसे बोलते क्या है? तो कीमत का सिद्धांत। ठीक है, कीमत का सिद्धांत। और ये कीमत का सिद्धांत दिया कौन था? तो एडम स्मिथ ने दिया था।
ओके, एक होता है मैक्रो, जिसे बोलते हैं समष्टि। इसे क्या बोलते हैं? तो आय रोजगार का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे? तो आय रोजगार का सिद्धांत। और इसके आय रोजगार के सिद्धांत के जनक किसे बोले जाते हैं? तो जॉन कर्नाड किन्स को बोले जाते हैं। जॉन कर्नाड किन्स को बोले जाते हैं। तो आपको ये सब चीज याद रखना। ओके, अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात बोलेंगे तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन प्रकार होते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं स्वामित्व। पहला क्या होते हैं? स्वामित्व नियंत्रण के आधार पर जो एक अर्थव्यवस्था होता है वो होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे, दूसरा होता है विकासशील के आधार पे, और तीसरा होता है वैश्विक संबंधों के आधार पे। क्या क्या देखें? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे, दूसरा विकास के आधार पे, तीसरा वैश्विक संबंधों के आधार पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्वामित्व के आधार की बात बोलेंगे तो इसमें 3 चीज आते हैं, 3 अर्थव्यवस्था आते हैं। एक आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या क्या बोले? स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 गो अर्थव्यवस्था आते हैं। ओके, दूसरा आता है विकास के आधार पे। ठीक है, विकास के आधार की बात बोलेंगे तो पहला आता है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा आता है विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा आता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये 3 चीजें आते हैं, आप याद रखिएगा। और तीसरा आते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पे, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है। तो क्या क्या चीज देखें, फिर से रिकॉल कर देते हैं, वहां पे अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार है। कौन कौन है? तो स्वामित्व के आधार पे क्या क्या देखें? तो पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। ठीक है, क्या क्या देखें? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। अब एक हक करके समझने का प्रयास करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित क्या होता है, समाजवादी क्या होता है। ओके, समझते हैं ध्यान से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये किसके अधीन आते हैं? तो स्वामित्व नियंत्रण के आधार पे आते हैं। ओके, तो समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया कि उत्पादन के चारों, उत्पादन के 4 प्रकार है ना, उत्पादन के 4 प्रकार है, जिसमें कि पूंजी लगता है, भूमि लगता है, श्रमिक लगता है, उद्यमी लगता है। ओके, तो उत्पादन के चारों चीज पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो तो वो क्या आते हैं? तो वो आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आप प्राइवेट भी बोल सकते हैं। इसमें प्राइवेट चीज आते हैं, और प्राइवेट जो अर्थव्यवस्था है कुछ देशों में लागू है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यूएसए में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसमें किसी एक व्यक्ति का पैसा लगता है, किसी एक व्यक्ति का हाथ होता है, किसी एक व्यक्ति मालिक होता है इसका। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत ये आते हैं। कौन? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और किस किस देश में ये लागू है? तो यूएसए, चीन, ये सब देश में लागू है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया, इसमें सरकार का हाथ होता है। ठीक है, सरकार, जिसमें सरकार का हाथ हो, सरकार का अधिकार हो। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। कौन सी? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि रेलवे में भूमि किसका? सरकार का। उद्यमी कौन है? तो सरकार है। ठीक है, जैसे कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं ना, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। जैसे कि समझिएगा, पूंजी, उद्यमी, भूमि, श्रमिक आते हैं ना। उत्पादन के 4 कारक आते हैं। क्या आते हैं? 4 गो कारक आते हैं। एक होते हैं पूंजी, एक होते हैं उद्यमी मतलब मालिक, एक होता है भूमि, एक होता है श्रमिक। इस चारों में अगर कोई एक हट जाएगा तो उत्पादन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें यही बात बोला गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये चारों चीजें पर अगर सरकार का अधिकार है तो वो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि रेलवे बोले ना, तो रेलवे किसका है? सरकार का है। उसमें मजदूर किसका लगता है? सरकार का लगता है। उसमें भूमि किसका है? सरकार का है। पूंजी किसका है? तो सरकार का है। तो ये सब अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अधीन आते हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके,
अब समझते हैं ध्यान से। एक आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया मिला जुला। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइवेट भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया हमारे भारत में प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट टीचर भी है, सरकारी टीचर भी है। तो ये सब किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे? तो ये आती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं विकासशील के आधार पे। विकासशील के आधार पे जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3 अर्थव्यवस्था आते हैं। पहला आते हैं विकसित, दूसरा विकासशील और तीसरा अविकसित। ओके, विकसित की बात बोलेंगे तो विकसित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो यह है यूएसए ऑस्ट्रेलिया में। यूएसए ऑस्ट्रेलिया में जो है विकसित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा है विकासशील। विकासशील अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? तो यह इंडिया और पाकिस्तान में विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था किस में है? तो इंडिया और पाकिस्तान में विकासशील अर्थव्यवस्था है। ओके, और विकसित अर्थव्यवस्था किस में है? जो कि विकसित नहीं होता हो, तो रवांडा युगांडा में वो विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये जो देखें हम विकसित, विकासशील और विकसित, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो विकासशील के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसमें कि विकसित, विकासशील और विकसित आते हैं। ओके, विकसित किस में आते हैं? तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में विकसित अर्थव्यवस्था है। विकासशील किस में है? तो इंडिया और पाकिस्तान में विकासशील अर्थव्यवस्था है। और विकसित किस में है? तो रवांडा युगांडा में और विकसित अर्थव्यवस्था है। ओके, आगे देखते हैं वैश्विक संबंध के आधार पे। वैश्विक संबंध के आधार पे 2 तरह के अर्थव्यवस्था आते हैं, ठीक है। एक आते हैं खुली, एक होते हैं बंद। खुली अर्थव्यवस्था किस में है? तो हांगकांग में खुली अर्थव्यवस्था है। ओके, बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं? जिसमें कि आयात और निर्यात, ना आयात करे के बाहर भेजेंगे ना बाहर का सामान अंदर आएगा। तो ये जो बंद अर्थव्यवस्था है ये किस देश में है? तो ये जो है बंद अर्थव्यवस्था ये उत्तरी कोरिया में है। कहाँ पे है? उत्तरी कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उत्तरी कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था है। सब चीज़ उगाते हैं और खुद खाते हैं, खुद सब चीज़ करते हैं, किसी से लेन देन के मतलब ही नहीं रखते हैं। तो उत्तरी कोरिया में जो है बंद अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात और निर्यात दोनों बंद हो, दोनों शून्य हो, ना जाएगा ना आएगा। तो ये सब जो है अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखें, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये लुसेंट का जो है पहला चैप्टर है। आप लोग जो है कंटिन्यूटी अगर बना के रखते हैं तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।